नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए रुक करते हैं हमारे अगली पेशकश का शेयर बाजार सबका अधिकार, जिसमें कि हम आपको आपके आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपको शेयर बाजार से आप किस तरीके से जुड़ सकते हैं और शेयर बाजार से जुड़ी छोटी छोटी जो जानकारी है वो आपको आसान भाषा में इस में देंगे, जो कि बेहतर रिटर्न की आपकी राह को आसान बनाएगा और हिंदुस्तान की हो रही तेज़ी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने का तरीका बेहद ही आसान है। आपके स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा होगा, उसे स्कैन कीजिए और उसके ज़रिए आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया पर हम मौजूद हैं ही, आप उस पर अपने सवाल भेजिए और यूट्यूब के ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। दोनों ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले मार्केट पर एक बार नजर डाल लेते हैं और बैंक निफ्टी में काफी अच्छी तेजी आई है। 780 अंक ऊपर अब बैंक निफ्टी आ चुका है, करीब 1.5% की तेजी है वहां पर, और निफ्टी भी 24,900 के पार ही कारोबार कर रहा है। बीच में थोड़ी यहां पर करेक्शन आया था, लेकिन वापस से देखिए काफी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी एक दायरे में ही कारोबार कर रहा है, लेकिन आज स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में और अब 780 अंक ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। चलिए अब आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। हमें पहला सवाल व्हाट्सएप पर आया है अहमदाबाद से सुदेश पटेल जी का, और इनके पास है हिमाद्री स्पेशलिटी। 650 शेयर्स इन्होंने 77 रुपए के भाव पर लिया हुआ है। इन्होंने मेंशन तो नहीं किया कि ये कितने समय होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, लेकिन तेजस आप बताइए हिमाद्री स्पेशलिटी कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? 77 पर लिया इन्होंने। थोड़ा हम लेवल से एक बार वापस से चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस भी लेवल पे लिया है मुनाफे में ही है। 420 पर अभी ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। शानदार गेन हो रहा है इनको इस स्टॉक में। हिमाद्री स्पेशलिटी अभी और तेजी के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को? डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और इसकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों को रिस्पेक्ट कर रहा है और उसके नीचे जा नहीं रहा है। तो जब तक ये 50 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड करता है, मुझे लग रहा है स्टॉक में बने रहना चाहिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस इसमें 389 का है और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 403 का है। जब तक ये लेवल ब्रेक करते हैं स्टॉक में बने रह सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है ये 442 तक का पहला टारगेट रहेगा स्टॉक में। अगर 442 का लेवल अगर सरपास करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो मुझे लग रहा है कि 460 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, तो ये है राय आपके स्टॉक पर आती हुई। निर्मल सिंह जी हमारे साथ इस वक्त बीकानेर राजस्थान से हैं। निर्मल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बीकानेर अपने रसगुल्लों और भुजिया के लिए फेमस, और इन सब के बीच में देश के अलग अलग कोने से अलग अलग रंग भरते हुए हमारे निवेशक। निर्मल जी बताइए, किस स्टॉक पे है आपका सवाल? सर मेरा एक तो मैंने इरकॉन के और एनएचपी इसके इरकॉन के और आईआरएफसी के दो ले रखे हैं, शेयर ले रखे हैं। ठीक है, इरकॉन के किस भाव पे लिया आपने? इरकॉन के लिए सर 318 रुपए बस। ठीक है, और दूसरा आईआरएफसी लिया मैंने 205 रुपए पर। ठीक है, दोनों स्टॉक आपने ऊपरी स्तरों पर लिया हुआ है। तो 300 के ऊपर की खरीदारी इरकॉन में और 200 के करीब खरीदारी आपकी आईआरएफसी में। ठीक है। नजरिया आपका लंबी अवधि का है? सर ज्यादा तो नहीं, 2-1 महीने का है। चलिए तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दोनों ही स्टॉक में इनकी खरीदारी थोड़ा ऊपरी स्तरों की है। इरकॉन में 300 के ऊपर का स्तर इन्होंने बाइंग प्राइस इनकी है और आईआरएफसी में इन्होंने 200 के करीब खरीदारी की है। बताइए शॉर्ट टर्म नजरिए से इन दोनों स्टॉक में क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है स्टॉक अभी जो है उसकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है और इसका जो पोजिशनल सपोर्ट है वो करीबन 265 के करीबन है। तो 265 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में। और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक बाउंस बैक दिखा सकता है और 300 से लेके 320 तक के भी लेवल हम स्टॉक में देख सकते हैं। तो स्टॉक में बना रहना चाहिए 65 के स्टॉप लॉस के साथ। और आईआरएफसी की हम बात करें तो आईआरएफसी में भी स्टॉक अभी एक सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो करीबन 180 से लेके 182 के करीबन है। तो स्टॉक में बने रहना चाहिए 180 के स्टॉप लॉस से के साथ। इसका लक्ष्य रहेगा 209 के करीबन का। तो दोनों स्टॉक में बने रहने की सलाह है।
दोनों ही स्टॉक में आपको रुके रहने की सलाह दी जा रही है फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जमशेदपुर से मोकिन दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार। बताइए सर जी। हाँ मैम, हिंडाल्को का 125 शेयर लिया मैम, 660 के रेट पर। किस भाव पे हिंडाल्को आपने किस भाव पे लिया? क्योंकि वो सवाल नहीं है मेरे पास, आपका श्री दिग्विजय सीमेंट पर सवाल है जो आपने लिया हुआ है। मोकिन साहब, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर कट कट कर आ रही है, आपको फिर से कॉल करेंगे। लेकिन तब तक जो सवाल मेरे पास है श्री दिग्विजय सीमेंट का, उसके लिए मैं आगे बढ़ती हूँ। सौरभ, आप ही से मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि न सिर्फ इस क्षेत्र में काफ़ी दमखम दिखाई दे रहा है, इस स्टॉक में तो रणनीति बताइएगा ही मोकिन को, लेकिन इसके अलावा अगर किसी को कोई एंट्री करनी है तो फिर कहाँ आपके मुताबिक सही भाव बैठता है? जी, सीमेंट सेक्टर ऐसा काफी अच्छा लग रहा है। पीछे जो नतीजे आए हमने वहां पर देखा, डिमांड थोड़ी सबड्यूड थी और होता भी है, रेनी मानसून सीजन में एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, प्राइसेस पे थोड़ा प्रेशर रहता है। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे, बजट का रवैया देखेंगे, गवर्नमेंट का रुख देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड है, रियल एस्टेट पे फोकस्ड है और जिस तरह से कमिटमेंट आ रही है इंडस्ट्री की और ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट कैपेक्स भी इस बार ही खुल के आएगा, तो उसी लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर बेटर रहने वाला है सीमेंट कंपनियों से। ना ही केवल डिमांड बल्कि प्राइसिंग भी, प्रेशर जो है वो भी हटता हुआ देखेंगे और प्राइसेस को ऊपर जाते हुए भी देख सकते हैं। काफी विलय भी हो रहे हैं इस क्षेत्र में, मर्जर हो रहे हैं। आज ही हमने अल्ट्राटेक सीमेंट ने प्रमोटर के इंडिया सीमेंट के शेयर एक्वायर करने की बात की और तकरीबन $100 पर टन पे वो तकरीबन डील हो रहा है। तो आउटलुक काफी अच्छा है, श्री दिग्विजय कंपनी काफी अच्छी है सीमेंट की, और अगर लंबे समय के लिए आप रखना चाहें तो बिल्कुल आप इसमें बने रह सकते हैं। मेरी सलाह यहाँ होल्ड की रहेगी। ठीक है, तो ये है सलाह श्री दिग्विजय सीमेंट पर लंबे समय के लिए होल्ड करने की राय आपके लिए। पंजाब से संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। संदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी सभी को। हेलो जी। हाँ जी, मेरा ना IEX के बारे में सवाल था। मैंने 32 शेयर लिए थे 178 के भाव, एवरेज बाइंग है 178 की। लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे, लेकिन 1.5 साल हो गया, उसके बाद ज्यादा करेक्ट हो गया, अब उसी भाव के आसपास है। क्या करना चाहिए? थोड़ा हायर लेवल पर आपने एंट्री ले ली है, लेकिन चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। सौरभ जी आप ही सजेस्ट कीजिए। IEX इन्हीं के भाव के पास ही कारोबार कर रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में है अभी फिलहाल ये। बने रहना चाहिए इन्हें स्टॉक में, क्योंकि इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 178 है, एवरेज प्राइस जो कि ये बता रहे हैं हमें 178 की है, तो इस वजह से ज़्यादा मुनाफा तो नहीं हो रहा है इन्हें। क्या करें IEX पे? एक तो वैल्यूएशन कंपनी की ज्यादा है, तकरीबन 17 गुना बुक वैल्यू पे चल रही है। फिर पीछे कुछ समय पहले हमने सुना था कि इनकी जो मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ पोजीशनिंग है वो भी अब चैलेंज हो चुकी है। तीसरी बात ये कि जो बिजली है हमारे जो भारत में, वो अब काफी ज्यादा उसमें डिमांड में भी ग्रोथ आई है लेकिन सप्लाई में भी ग्रोथ आई है। तो जब सप्लाई मिसमैच होते हैं डिमांड से, तब जो प्राइसिंग ऊपर जाती थी वो भी कम हो रहा है। अगर इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो उसमें कोई खासा देखने को नहीं आ रहा है। सिक्वेंशियल अगर परफॉर्मेंस देखें तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पर डी ग्रोथ है। तो जिस तरह से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ रही है वो इस तरह की वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसीलिए स्टॉक जो है एक तरह के कंसोलिडेशन मोड में है। स्टॉक सुस्त है, अंडर परफॉर्म मार्केट को कर रहा है। मेरी सलाह ये रहेगी कि बहुत अच्छी कंपनी नहीं रहेगी। अगर आप 1 साल 2 साल के लिए भी आप देखें तो यहाँ पर पैसा बनना मुश्किल है, क्योंकि वैल्यूएशन और काफी ज्यादा है। तो सलाह यही रहेगी कि आप इसमें से निकलने की चेष्टा करें। तो यहां से निकलने की कोशिश करें। अहम रणनीति आपको सौरभ जी की तरफ से मिलती हुई। अंकुश शर्मा को जोड़ते हैं हमारे साथ पंजाब से, इस वक्त हमारे अगले कॉलर बने हुए हैं। अंकुश नमस्कार, पंजाब में कहां से बात कर रहे हैं? सर नमस्ते सर, मैं जलंधर पंजाब से बोल रहा हूँ। अरे वाह, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मेरा टाटा पैटर्न पर क्वेश्चन है। मेरी 3400 पर बाइंग है, वो मैं पूछना चाहता हूँ इसे मैं होल्ड कर सकता हूँ? ठीक है, कब तक होल्ड कर सकते हैं ये नजरिया जरा बताइए तो आपको गाइड किया।
सर मैं 6 महीने के लिए रख सकता हूँ इसे। ठीक है। तेजस जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। डेटा पैटर्न 3400 के भाव पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है। ज़्यादा दूर नहीं है फ़िलहाल जिस भाव पे स्टॉक चल रहा है। 6 महीने का इनका नज़रिया है। बताइए अंकुश को क्या करना चाहिए? चार्ट सेटअप काफी स्ट्रांग है। स्ट्रांग अब पिछले 1-2 दिनों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देख रही है, बट ओवरऑल जो चार्ट पिक्चर है काफी स्ट्रांग है डेली और वीकली चार्ट पे। तो इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में दूंगा 3150 का, वो लगा के होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में। और लक्ष्य रहेगा पहला 3440 का, और अगर वो सरपास करता है तो हम 3650 तक के भी लेवल देख सकते हैं स्टॉक में। तो स्टॉक में बने रहना चाहिए 3170 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के साथ आपको रुके रहने की सलाह डेटा पैटर्न्स में दी जा रही है। व्हाट्सएप के जरिए बंगलुरु से मिर्ज़ा हुसैन का सवाल हम लेंगे। और IDFC फर्स्ट बैंक आपके रडार पे है, इन्होंने खरीदारी कर रखी है 80.5 पर। देखिए बैंक काफी जो ग्रोथ काफी अच्छी कर रहा है। जो ब्रांचेस नेटवर्क है पिछले कुछ सालों में इनका 5 गुना हो गया है। और बैंक काफी अच्छी जो कंज्यूमर सेंट्रिक स्कीम्स लेके आ रहा है, काफी खर्चे वेव ऑफ है, जिसकी वजह से बैंक को काफी ट्रैक्शन मिल रहा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो काफी बेहतर है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा बैंक का चयन किया है। ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र भी काफी अच्छा लग रहा है। लगता है सेकेंड हाफ में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इंटरेस्ट रेट कुछ ऐसा ज्यादा कटने का नहीं लगता है भारत में। कट सकते हैं तो शायद 40-50 बेसिस पॉइंट से कर सकते हैं, और उसकी वजह से मैं नहीं समझता कोई खासा असर आएगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी को लेके। एक अच्छा बैंक है, 2-3 साल के लिए आप इसमें बने रहें। ठीक है, तो 2-3 साल के लिए बने रहने की राय आपके लिए। गाजियाबाद से विवेक कुमार का सवाल हमें व्हाट्सएप पर आया है। इनके पास टाटा एलेक्सी है, 13 शेयर्स 8010 रुपये पर इनके पास हैं, लेकिन नुकसान में है। ये स्टॉक चला तो काफ़ी अच्छा, और हमने देखा कि 9000 के ऊपर भी ये स्टॉक निकला, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में उतार चढ़ाव बना हुआ है। यहाँ पर तेजस जी, आप क्या सलाह देंगे? टाटा एलेक्सी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है ये, लेकिन अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं कंपनी के लिए? देखिए टाटा एलेक्सी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। स्टॉक लगातार लोअर लो बना रहा है डेली और वीकली चार्ट पे, और इसकी जो छोटी अवधि की जो मूविंग एवरेज है 20 दिन और 50 दिन की, वो उसके ऊपर भी सस्टेन नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो कोई यहाँ से एक उछाल मिलता है तो वो उछाल में स्टॉक में एग्जिट करना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे जो स्टॉक का रेजिस्टेंस है वो 7100 के ऊपर है, और उसके ऊपर अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखेंगे तो 7350 का है। तो ये जो लेवल्स दिए हैं वहां के करीबन आता है स्टॉक, तो स्टॉक में से एग्जिट करने की राय रहेगी। ठीक है, तो ये है आपके स्टॉक पर नज़रिया। अशोक साहब का सवाल है दिल्ली से। व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल पूछा है। मॉयल पर अपना राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 1001 शेयर परचेज किए हुए हैं और इनकी बाइंग प्राइस है 538 की। तो फिलहाल अच्छे खासे नुकसान में इस वक्त 44,000 के करीब इनको नुकसान होता हुआ। तेजस बताएं मॉयल में क्या करना चाहिए? 538 की बाइंग है। मॉयल का जो स्टॉक है अभी एक सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। इसकी जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 490 का है, और उसके नीचे जो इसका स्विंग लो है वो करीबन 473 का है। तो मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 473 का। अगर उसके नीचे जाता है तो स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर आपको स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है। हम भी आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों के सवाल जो हैं वो यूट्यूब से लेने की कोशिश करते हैं। और आज़ाद इंजीनियरिंग पर हमारे एक दर्शक हैं यूट्यूब के, इनका सवाल लेते हैं। सौरभ, 1900 इनकी बाइंग प्राइस है और 6 महीने का इनका समय है होल्ड करने का इस स्टॉक में। देखिए कंपनी अभी रिसेंट लिस्टिंग है, कोई बहुत ज्यादा इनकी हिस्ट्री नहीं हुई है बर्सिस पे, लेकिन कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा है। जो फाइनेंशियल से काफी स्ट्रांग है, आगे ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग लगती है। तो मैं समझता हूँ आप बने रह सकते हैं। तो ये है नज़रिया आपके स्टॉक पर मिलता हुआ। कुछ और शेयरों की चर्चा कर लेते हैं। और शशांक शेखर हैं जिन्होंने यूट्यूब के ज़रिए सवाल हम तक पूछा है। आइडिया, वोडाफोन आइडिया पर राय जानना चाहते हैं, और इसके साथ ही उनका
एक सवाल बीईएल पे भी है, तो दोनों स्टॉक पर ज़रा तेजस जी राय दीजिए। जो आइडिया, वोडाफोन आइडिया, इन्होंने 17.5 रुपये के आसपास खरीदारी की है और बीईएल 332 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं। बताइए इन दोनों स्टॉक पर क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? देखो, वोडाफोन आइडिया का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो दर्शा रहा है कि ऊपरी स्तर से हम स्टॉक में मुनाफा वसूली देख रहे हैं। 18.5 और 19 का एक अहम स्तर है, वो स्टॉक लगातार पार नहीं कर रहा है और वहां से हम एक सेलिंग देखते हैं फ्रेश में। बट इमीडिएट बेसिस पे अगर देखेंगे तो 14.75 रुपया का एक सपोर्ट है पोजिशनल बेसिस पे। तो जब तक 14.75 रुपया अगर ब्रेक नहीं करता है, मुझे लग रहा है स्टॉक में बने रह सकते हैं और लक्ष्य रहेगा 18.5 से लेके 19 के करीबन। अगर वहां पे आता है तो स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और बीएल की बात करिए तो बीएल तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। स्टॉक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और रिसेंटली अभी स्टॉक ने अपनी जो 50-डे मूविंग एवरेज है उसकी सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। तो ये स्टॉक में भी 297 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं और स्टॉक में लक्ष्य रहेगा 340 का। ठीक है, तो ये है रणनीति आपके दोनों स्टॉक पर तेजस जी की तरफ से आपको मिलती हुई। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर। और इनके पास है मॉइल, 1001 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं 538 के भाव पर और अभी नुकसान में है फिलहाल। ये 493 पे स्टॉक कारोबार कर रहा है। ये हाल फिलहाल की खरीद लग रही है इनकी, जब स्टॉक में तेज़ी आई थी उसके बाद की एंट्री है, लेकिन तब हमने देखा कि स्टॉक टूट ही रहा है उन स्तरों से। यहाँ पर सौरभ जी क्या सलाह देंगे? मॉइल 538, वैसे स्टॉक सिलेक्शन तो इनका ठीक है, हमने काफ़ी अच्छी शानदार तेज़ी भी देखी थी स्टॉक में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में थोड़ा करेक्शन आया है। क्या करें इन स्तरों पर, क्योंकि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इन्होंने 1000 शेयर्स लिए हुए स्टॉक के। माइनिंग कंपनी है और जो मेटल्स में जो जनरली चाल रहती है वो काफी वॉलेटाइल रहती है। जब मेटल्स चलते हैं तो जितनी भी माइनिंग कंपनियां हैं इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी एकदम भाग जाती है, बढ़ जाती है और री रेटिंग हो जाती है स्टॉक्स की। रिसेंटली अभी हमने देखा कि सारे ही मेटल्स में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली, क्योंकि चाइना का जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा था वो उतना अच्छा नहीं आ रहा था थोड़ा सा, और उससे पहले काफी ज्यादा बाइंग भी देखने को मिली थी। तो रिसेंटली ऑफ लेट जब चाइना का डेटा अच्छा नहीं आया, थोड़ा करेक्शन देखने को मिला और वही रिफ्लेक्शन स्टॉक्स के प्राइसेस में भी आ रहा है। जो माइनिंग कंपनी है उनके प्राइसेस में भी आ रहा है। मैं समझता हूँ अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी का चयन किया है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी कंफर्ट है और सेकंड हाफ में हम वापस देखेंगे एक बाइंग रिज्यूम होते हुए। चाइना का भी डेटा शायद थोड़ा सेकंड हाफ में इंप्रूव होना चाहिए। घबराए नहीं, ये टेम्पररी लॉस हो रहा है। मैं समझता हूँ अगर आप बने रहेंगे तो आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, तो सलाह यहाँ होल्ड की रहेगी। ठीक है, होल्ड करने की सलाह मॉइल में आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक मैनेजमेंट को अपने साथ जोड़ते हैं। J&K बैंक ने पहली तिमाही में अच्छे नतीजे जारी किए हैं। नतीजों और आगे के आउटलुक को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बैंक के MD और CEO बलदेव प्रकाश जी। बलदेव जी नमस्कार, और सबसे पहले तो आपको इन अच्छे नतीजों की बहुत बहुत बधाई। एक कहते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में J&K बैंक एक बहुत अहम भूमिका निभाता है और इन सब के बीच में ज़रा बताइए कि सबसे पहले अगर हम आपके लोन बुक को देखें तो हम ये मान के चलते हैं कि जो Q1 होता है वो आमतौर पर थोड़ा सा वहाँ पर नरमी हमें देखने को मिलती है। इन सब के बीच में जो ग्रोथ का आपका लक्ष्य है 15% का, उसको लेकर क्या नजरिया, किस तरह से आगे बढ़ रहा है कारोबार? जी, तो डिपॉजिट और एडवांसेस ग्रोथ जनरली जैसा आपने सही कहा है, फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सबड्यूड रहता है और इस बार थोड़ा एडिशनल फैक्टर ये था कि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस भी था, तो उसका लोकसभा इलेक्शंस भी था, उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट आया है बिजनेस के ऊपर। बट मैं आपको ये भी एश्योर करना चाहता हूँ कि हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है, बोथ लायबिलिटीज में भी और क्रेडिट में भी। और इस क्वार्टर में और आने वाले और बाकी जो 2-3 क्वार्टर्स हैं सब में हम लोग इसमें मोमेंटम, एक नया मोमेंटम अचीव करेंगे और जो हमने गाइडेंस दिया है उसको अचीव करेंगे और सरपास करेंगे।
बलदेव जी नमस्कार, कविता बोल रही हूँ मुंबई स्टूडियो से। और एसेट क्वालिटी यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाती हुई दर्ज हो रही है और स्लिपेजेस यहाँ पर एकदम लोएस्ट पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम क्रेडिट कॉस्ट की बात करें, ये अच्छी खासी रिकवरी की वजह से नेगेटिव भी है। लेकिन अब सामने सवाल आपके ये है कि इसी ट्रेंड को क्या आप बरकरार रखने की बात कहेंगे आने वाली तिमाहियों के लिए भी? जी जी बिल्कुल। तो एसेट क्वालिटी में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे पिछले 2 साल में जो हमने किया है उससे बेहतर, जो कहा है उससे बेहतर किया है। तो इस साल भी अभी हम 3.91 पे हैं और अगर आप देखते हैं तो हमारी जर्नी लगभग 10% से स्टार्ट हुई थी क्रॉस एनपी, अगर आप लेवल की बात करते हैं। तो मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि ये जर्नी हमारी जारी है। उसका 2 रीजन है। एक, जो हम नया लोन बुक कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मतलब अगर हमारी नए लोन्स की डेंसिटी देखते हैं, मतलब ओवरऑल बुक की डेंसिटी देखते हैं, रेटिंग डेंसिटी अभी हमारी AA और AAA 80% से ऊपर है। उसके कारण स्लिपेज बहुत कम हो गया है। और जो पुराने स्लिपेज, जो पुराने एनपीए अकाउंट थे, उसके अंदर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए सारी ब्रांचेज और सारे ऑफिसेज एक रिकवरी के लिए एक स्पेसिफिक एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण आपको ये इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में भी ये ऐसे ही जारी रहेगी जर्नी। सर, आपके डिपॉजिट्स और मार्जिन्स को लेकर भी सवाल था। अगर कासा रेशियो हम देखें तो आपने 50% के ऊपर मेंटेन रखा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द इंडस्ट्री कासा को मेंटेन करने में थोड़ा स्ट्रगल आ रहा है बैंकों को। वैसे तो आपके मार्जिन्स काफ़ी बेहतर थे और आपने जो गाइडेंस दी थी उसके अपर साइड पर ही हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में कॉस्ट ऑफ फंड्स में आप कुछ प्रेशर देखेंगे? कॉस्ट ऑफ फंड्स में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, लेकिन कोई चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि 2-3 रीजन है। एक तो हमने काफी अच्छा काम किया है क्यूआर कोड के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जिसके कारण हमारा करंट अकाउंट में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। और दूसरा, सर्विस और कस्टमर कनेक्ट और लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर, वो जो हमारे बैंक के साथ में है वो बहुत ही अच्छी है। उसी का रीजन है कि हम एक रिस्पेक्टेबल लेवल पे कासा मेंटेन कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में भी हमें लगता है कि हम इसमें और बेहतरी करेंगे और हमारी जो गाइडेंस है कासा मेंटेन करने की 50% की, उसको अचीव करते रहेंगे। जरा कुछ रेगुलेटर्स की जो चिंताएं हैं पूरे बैंकिंग सिस्टम में, उस पर बात करते हैं। खासतौर पे एलडीआर के बढ़ने को लेकर लगातार जो रेगुलेटर्स हैं वो सतर्क हैं और हाल फिलहाल उसे लेकर दिशा निर्देश और बाकी चीज़ें भी सामने आई हैं। आप किस नज़रिए से इसे देखते हैं? बैंक पर इसके प्रभाव का किस तरह से मूल्यांकन करेंगे? तो हमारा एलडीआर अभी इस क्वार्टर में अगर आप देखते हैं तो 72% ही है। तो जो हमारे कंफर्ट जोन में ही है, हम लोग 70 और 72 के आसपास ही रहे हैं। अगर थोड़ा बढ़ता भी है, मान लिया 70 से 75% भी जाता है, तो ज्यादा चिंता नहीं है। और आने वाले टाइम में भी ऐसा लगता है हमें कि जो हमारी डिपॉजिट ग्रोथ है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी J&K की, इंडिया की कंट्री की इकोनॉमी से बेहतर करेगी, ऐसा हमारी पूरी उम्मीद है, जिसके कारण ओवरऑल हाउस होल्ड जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ेंगे। तो डिपॉजिट टारगेट्स को अचीव करेंगे हम लोग। इसके कारण एलडीआर में परेशानी का कोई सबब नहीं दिखता है। कि जो भी थोड़े बहुत कंसर्न है उससे भी बैंक जो है वो आगे निकले। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका बलदेव जी, और एक बार फिर से आपको, आपकी टीम को और आपके बैंक को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आगे की ग्रोथ के लिए। चलिए, तो ये था J&K बैंक का मैनेजमेंट। हमने हर पहलू पर बातचीत की, चिंताएं भी समझी और तमाम पहलुओं को भी आपके सामने बारीकी से रखा। सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। नतीजों का इम्पैक्ट तो हम साफ तौर पर बैंक के स्टॉक पर देख रहे हैं। आज ही देख लीजिए, 0.75% की तेज़ी हम देख पा रहे हैं। पिछले एक महीने में से थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि रेंज में था स्टॉक, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अच्छे संकेत दिखाए हैं। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो लगभग 0.75% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आपने मैनेजमेंट की तमाम बातों को भी ध्यान से सुना। बताइए, आपका नजरिया क्या कहता है? क्या रणनीति होनी चाहिए खरीदारी को लेकर, या किसी के पास है तो उसे क्या करना चाहिए?
देखिए बैंक ने काफी अपने ऑपरेशंस पे काम किया है। जैसे कि बैंक के एमडी बोल रहे थे, पिछले 2 साल में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वैल्यूएशन के लिहाज से तकरीबन 1.5 के आसपास बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है, कासा काफी स्ट्रांग है। फरवरी में तकरीबन 150 रुपए के बैंक ने हाई बनाए थे। उसके बाद हमने जनरली देखा है कि बैंक्स के स्टॉक पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। अब जिस तरह से नतीजे आए हैं, वो इस वैल्यूएशन को भी जस्टिफाई कर रहे हैं और वापस से बैंक एक स्ट्रांग पोजीशन में है, ये दर्शाता है। इसीलिए हमने बाइंग रिज्यूम होते हुए देखा। जिसके पास है ये स्टॉक, मेरी सलाह रहेगी वो यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। और जो अगर लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये लेवल ठीक है। यहाँ के आसपास आप एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हैं स्टॉक को लंबे समय के लिए और अच्छा मुनाफा कमाने के लिए। चलिए, तो ये थी राय जेएनके बैंक पे, और इसी के साथ शेयरबाज सबका अधिकार में अब समय समाप्त हो चला है। तो अपने दोनों एक्सपर्ट से हम विदा लें, उनसे बारी बारी से डिस्क्लोजर लेंगे। सौरभ जी, अपना डिस्क्लोजर दें। देखिए, जिन भी स्टॉक्स पे हमने बात करी वहां पर हमारी क्लाइंट्स और कंपनी की पोजीशन हो सकती है। तेजस जी, आप भी फटाफट से अपना डिस्क्लोजर दें। तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किए हो सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का एक बार फिर से हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। मुझे, मेरी सहयोगी कविता थपलियाल और पूजा त्रिपाठी, हम तीनों को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद कमोडिटी की मंडी सजेगी।